हेलो स्टूडेंट, मैं कुमकुम शर्मा फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्लास 9th एनसीईआरटी टिश्यू को स्टार्ट किया था। टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना था? परमानेंट टिश्यू को। तो हम क्या करेंगे? परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। देखो, परमानेंट टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट टिश्यू कोई अलग तरीके का टिश्यू होता है। ये भी एक तरीके का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है, लेकिन अब इसमें डिवीज़न की जो एबिलिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो जब भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीज़न की जो एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, तो हम उसे क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ आप समझना जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसे हम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल देते हैं। जब इस प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। तो यही प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। मैंने क्या बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब डिवीज़न की जो एबिलिटी होती है वो जब ख़त्म हो जाती है तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो परमानेंट टिश्यू बना है, ऐसा नहीं है कि अब इसमें दोबारा से डिवीज़न नहीं हो सकता। हो सकता है कि कभी कभी यही परमानेंट टिश्यू दोबारा से क्या करने लगेंगे? डिवीज़न स्टार्ट कर देंगे। तो अगर इन्होंने दोबारा से डिवीज़न स्टार्ट किया तो फिर से वो कैसे बन जाएंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अब हम इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह देंगे, क्योंकि अब फिर से ये डिवीज़न स्टार्ट किया है, लेकिन ये प्राइमरी से क्या है? अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब परमानेंटली फिर से अपनी डिवीज़न को क्या करता है? लूज कर देगा, तो फिर ये क्या कहलाएगा? रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन। और फिर क्या बना लेगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो आपको परमानेंट टिश्यू को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है। कब कन्वर्ट होता है? जब उसमें डिवीज़न की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ये डिवीज़न की एबिलिटी जो है वो टेम्पररी भी ख़त्म हो सकती है और परमानेंटली भी ख़त्म हो सकती है। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर हमको इसका डेफिनीशन लिखना हो तो क्या लिखोगे? बताओ, आप खुद बताओ क्या लिखोगे। देखो, यहाँ पे क्या हुआ? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें जब डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या बन गया? आपका परमानेंट टिश्यू बन गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैसे बन रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के बाद ही बन रहा है। अब इसमें आगे आप क्या लिख सकते हो? दे लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन। कैसा? क्या हमेशा के लिए? नहीं, टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंटली भी। टेम्पररली एंड परमानेंटली, दोनों तरीके से हो सकता है। इस तरीके के सेल्स को जब इसमें डिवीज़न की एबिलिटी ख़त्म हो गई है तो इसे हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मैच्योर सेल। अब ये किसी एक फंक्शंस को करना शुरू कर देंगे और ये कैसे हो गया? मैच्योर हो गए हैं।
अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। कितने टाइप का होता है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, फिर से इसको हम जब डिवाइड करते थे तो 3 पार्ट्स में, पिछले क्लास में हमने फ्लो चार्ट बनाया था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है टाइप्स में। आज की क्लास में हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को अच्छे से डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसे मिटाते हैं और सिंपल परमानेंट टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इसमें जितने भी सेल्स आपस में मिलकर ग्रुप बनाए हैं, सब जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, जब आप कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूँ तो क्या लिखूँगी, बस जो आपने सुना वही, जो आप समझे हो उसी को लिख दो। ऑल द सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। मतलब जो भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कैसे होंगे, सिमिलर होते हैं। तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, उसे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं और मैं तीनों को एक साथ ही डिस्कस करूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा क्या था, कोलेनकाइमा, और थर्ड क्या था, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, हम तीनों को साथ में ही डिस्कस करते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले जो पैरेन्काइमा होता है वो कैसा होता है, आप इस चीज़ को समझना। देखो, पैरेन्काइमा हो, कोलेनकाइमा हो या स्क्लेरेन्काइमा हो, तीनों किस टाइप के टिश्यू हैं, आप खुद बताओ मुझे। इतना तो आपको भी अब समझ में आ चुका होगा कि ये तीनों के तीनों कैसे टिश्यू हैं, कॉम्प्लेक्स हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। सारे के सारे कैसे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवीज़न की एबिलिटी को ख़त्म कर दिया तो सबसे पहले क्या बनाएगा, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले वो बनाएगा पैरेन्काइमा को। ठीक है, तो पैरेन्काइमा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमेशा याद रखना कि सबसे पहले जो पॉइंट हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, है ना भाई, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही टाइप है। यहाँ भी यही लाइन लिखना है, यहाँ भी यही लाइन लिखना है। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कर देना। दूसरा, जैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो डिवीज़न की एबिलिटी थी खत्म हुई तो सबसे पहला जो परमानेंट टिश्यू बनता है ना वो यही बनता है, पैरेन्काइमा। तो क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड फर्स्ट परमानेंट टिश्यू।
और जब इसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है तो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा बन जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखना है, यहाँ नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता है। अगला होता है थर्ड पॉइंट, क्या लिख सकते हैं, ये एक लिविंग टिश्यू होती है। क्या होता है, एक लिविंग टिश्यू होता है। ये भी एक क्या होता है, लिविंग टिश्यू होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, ये एक डेड टिश्यू होता है, डेड टिश्यू होता है। और ये लाइन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको तो आप बिल्कुल स्टार ही लगा लेना कि आपको ये लाइन भूलनी नहीं है कि पैरेन्काइमा लिविंग होता है, कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो कैसा होता है, डेड होता है। फोर्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, जो पैरेन्काइमा होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो एकदम से पतली होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। आप अभी देखना कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, थिन सेल वॉल, और बनी किसकी होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो बिल्कुल पतली नहीं होती है, उसको बोलते हैं अनइवनली थिकेंड, या बोल सकते हो थिकेंड एट कॉर्नर्स। ठीक है, अभी आप देखोगे कैसे होता है। तो ये कैसा होता है, अनइवनली थिकेंड, या इसी को आप लिख सकते हो थिकेंड एट कॉर्नर। और ये बनी किसकी होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैकेटिन। ठीक है, ये जो होता है स्क्लेरेनकाइमा, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है बहुत मोटी सी होती है। हमने देखा ना, डेड सेल वॉल है, ये डी है, हमने देखा है कि क्या है, ये डेड टिश्यूज़ का बना हुआ है। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, हाईली थिकेंड होती है, हाईली थिकेंड सेल वॉल। और बनी किसकी होती है, मेड अप ऑफ, एक बड़ा ही अलग होता है जिसको बोलते हैं लिग्निन, लिग्निन। तो ये किसकी बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट को मैं यहीं पर लिखूंगी, इसको मैं मिटा देती हूँ, आप इसको पॉज करके लिख सकते हो जब आपको लिखना होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फोर्थ पॉइंट क्या होता है। हमने यहाँ पे लिख लिया, इस लाइन को हम दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये लिविंग होती है, ये भी लिविंग होती है, और ये क्या होती है, डेड होती है। ठीक है, यहाँ पर जो सेल वॉल था, सेल वॉल वो कैसा होता है, थिन होता है, और किसका बना होता है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये लाइन हम लिख चुके हैं, बस मैं अभी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे समझाना है। यहाँ पे क्या होता है, अनइवनली थिकेंड होता है, अनइवनली थिकेंड। ठीक है, और बनी किसकी होती है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैकेटिन की होती है। ये क्या होता है, हाईली थिकर, हाईली थिकेंड। ठीक है, और बनी किसकी होती है, मेड अप ऑफ लिग्निन। अब देखो क्या होता है, इसमें जो पैरेन्काइमा जो होता है, इसके जो सेल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये एक पैरेन्काइमा, ये दूसरा पैरेन्काइमा, ये तीसरा पैरेन्काइमा, ये चौथा पैरेन्काइमा, ये पांचवा पैरेन्काइमा, इस तरीके से इसके सेल्स होते हैं। और मान लो यहाँ पे वैक्यूल्स है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और यहाँ पर न्यूक्लियस है। यहाँ पे भी इसी तरीके से वैक्यूल होगा, साइटोप्लाज्म भरा होगा और न्यूक्लियस होगा, मतलब सब में यही होगा, वैक्यूल होगा, साइटोप्लाज्म भरा होगा और यहाँ पे भी न्यूक्लियस होगा। अब होता क्या है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत पतली होती है। मान लो ये एक सेल वॉल है, बहुत पतली सी, बिल्कुल इस तरीके से, और ये बनी किसकी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। एक्चुअली में सेल्यूलोज जो होता है वो कैसा होता है, अगर हम सेल्यूलोज को देखें तो वो एक तरीके से वाटर हो गया या गैसेस के लिए ना बड़ा परमिएबल होता है, मतलब आसानी से गैसेस अंदर बाहर आ सकते हैं,
आसानी से वाटर अंदर बाहर आ सकता है, इसीलिए ये लिविंग टिश्यूज़ में होता है। यहाँ पर हमने क्या बोला, ये अनइवनली थिकेंड होते हैं। मतलब मान लो ये एक आपका क्या है, कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से क्या है, सारे के सारे कोलेनकाइमा आपस में जुड़े हुए हैं। एक यहाँ पे बना देते हैं। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये आपका सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा, इसके अंदर ये होगा। यहाँ पे भी इसी तरीके से सेल है, ये इसका वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, और इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म, सब में यही होगा। होता क्या है, इसमें जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, यहाँ पर पैकेटीन आकर डिपॉजिट हो जाता है। इसके कॉर्नर्स पे पैकेटीन आकर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अनइवनली थिकेंड। पूरी तरीके से थिक नहीं है, इधर इधर डिपॉजिट नहीं होगा, जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर आकर पैकेटीन क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनइवनली थिकेंड कहते हैं। अगर हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की, तो देखो स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है, यहाँ पर लिग्निन होता है। क्या होता है, यहाँ पर लिग्निन होता है। अब इसके बारे में समझना क्या होता है। एक्चुअली ये इम्परवियस होता है वाटर के लिए भी और गैसेस के लिए भी। तो कैसा होता है, इम्परवियस फॉर वाटर, अब आप इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर एंड गैसेस। मतलब कि जब लिग्निन सेल वॉल में डिपॉजिट हो जाता है तो वो ना तो गैसेस को अंदर से बाहर, ना बाहर से अंदर आने देगा, ना वाटर को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने देगा। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मान लो ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल में ये क्या है, इसका प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसका वैक्यूल्स है। यहाँ पे ये क्या है, इसका वैक्यूल है। जब इसके सेल वॉल में क्या आकर डिपॉजिट हो जाएगा, लिग्निन, जो एक कैसी है, हाईली थिकेंड सेल वॉल है, मतलब बहुत मोटी सी है और इम्परवियस भी है गैसेस के लिए भी और वाटर के लिए भी। तो जैसे ही लिग्निन यहाँ पर आकर डिपॉजिट होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है वो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इसीलिए ये कैसा टिश्यू बना देगा, डेड बना देगा। अब समझ में आया क्यों डेड बना रहा है, क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। और लिग्निन कैसा होता है, वाटर के लिए और गैसेस के लिए इम्परवियस होता है, ठीक है। अगला, ये जो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा जो होते हैं, इनका कुछ मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन, क्या मॉडिफिकेशन होता है समझना। कभी कभी जो पैरेन्काइमा होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, मान लो पहला मॉडिफिकेशन आपके लेवल पे, आपको दो मॉडिफिकेशन को बिल्कुल अच्छे से, एक को बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, ठीक है, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं एरेनकाइमा। तो दो मॉडिफिकेशन आपके लेवल पे आपको पता होना चाहिए। क्लोरेनकाइमा में क्या होता है, जब पैरेन्काइमा के साथ क्लोरोप्लास्ट आकर जुड़ जाए, देखो क्लोरेन, क्लोरोप्लास्ट, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो क्या होता है, पैरेन्काइमा विथ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इनसाइड सेल, सेल के अंदर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। इसका काम क्या होगा, जो काम क्लोरोप्लास्ट का होता है, क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस करना। तो ये भी क्या करेगा, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एरेनकाइमा की अगर मैं बात करूँ तो एरेनकाइमा में क्या होता है, यहाँ पर जो देखो सबसे पहले तो समझना एरेनकाइमा पाया कहाँ जाता है। तो यहाँ पे लिख लेना प्रेजेंट इन या अकर्स इन एक्वेटिक प्लांट। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, वहाँ पे ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में या हाइड्रोफाइट्स में। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है आप समझना,
जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, भाई आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं उसकी पत्तियां ऊपर तैरती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं। लेकिन नॉर्मल जो आप टेरेस्ट्रियल प्लांट्स देखते हो, अगर आप उसको डालो तो वो नीचे चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो उसके कंपैरिजन में भारी होती हैं। तो हमें क्या चाहिए कि इसमें कुछ ऐसी क्या होनी चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मतलब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए ताकि ये पत्तियां ऊपर तैर सकें। और इसको ऊपर क्यों तैरना है, रीज़न क्या है तैरने का? सिंपल सा बात है कि अगर ये ऊपर तैरेंगी नहीं तो ये गैसियस एक्सचेंज कैसे करेंगी, पहला। और दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर एक बायोन्सी होनी चाहिए ताकि ये ऊपर तैर सके और अपना फूड भी फॉर्म कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यही पैरेन्काइमा में लार्ज कैविटीज़ आ जाती है, मतलब बड़े बड़े क्या होते हैं, एक खाली जगह आ जाते हैं जिसमें एयर भर जाती है, जिसकी वजह से वो हल्का हो जाता है और ऊपर तैरने लगता है। इसको बोलते हैं बायोन्सी। तो ये क्या करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर पैरेन्काइमा जो होते हैं, पैरेन्काइमा हैव लार्ज एयर कैविटीज, किससे भरा होता है, फिल्ड विथ एयर, ठीक है, जो एयर से भरा होता है। और इसका फंक्शन अगर आपको इधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर इसको लिख देती हूँ। इसका फंक्शंस क्या होता है, सबसे पहला फंक्शंस जो इसका होता है वो होता है बायोन्सी प्रोवाइड करना, ठीक है। क्या फंक्शन होगा इसका, फंक्शन लिख रही हूँ मैं इसका। क्लोरेन्काइमा का फंक्शन तो क्या था, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और एरेन्काइमा का फंक्शन मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये एरेन्काइमा का है, आप समझ लेना। तो सबसे पहला जो इसका काम होता है वो क्या होता है, बायोन्सी प्रोवाइड करना। इट प्रोवाइड्स बायोन्सी, इट प्रोवाइड्स, क्या करेगा, बायोन्सी, ठीक है। बायोन्सी मतलब उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है। तो इट प्रोवाइड बायोन्सी एंड गैसियस एक्सचेंज। तो ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बहुत 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 बार पूछता है, चाहे मैं किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की बात करूं या फिर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू क्लास 9th की भी बात करूं, तो वहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के मॉडिफिकेशंस आपको नहीं पढ़ने हैं, कुछ होते हैं लेकिन वो आपके लेवल पे नहीं पूछे जाते हैं। तो अच्छा है कि आपको उसको नहीं पढ़ना है। अगर आप कंटिन्यू करेंगे 11th में तो आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो बस ये दोनों याद रहना है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फंक्शंस के बारे में। देखो, मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इसके फंक्शंस को आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। क्या ट्रिक है, समझो। हम लिखते हैं फंक्शंस, फंक्शंस। देखो, तीनों के ही फंक्शंस मैं बताऊंगी एक एक करके। इसके लिए आपका जो ट्रिक है वो होता है पेरेंट्स। पेरेंट्स में कौन कौन आते हैं, मम्मा पापा, यही आते हैं, ठीक है। मम्मी का काम क्या होता है, वही इसका भी काम होता है। मम्मी का काम क्या होता है, खाना बनाना। तो क्या लिख सकते हो, परफॉर्म फोटो सिंथेसिस। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फूड स्टोरेज, ठीक है। तो हम आगे लिख देते हैं। दूसरा, पापा का काम क्या होता है, भाई जो भी सामान कम है, घटा है, बढ़ा है, उसको लाने का काम कौन करता है, पापा करते हैं। मतलब चीज़ों को स्टोर कर कौन कर रहा है, पापा करते हैं। तो पापा क्या करते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं, फूड स्टोरेज। या आप इसको लिख सकते हो स्टोरेज ऑफ मटेरियल, एक ही बात है, ठीक है। इसका एक और फंक्शन होता है सिक्रीट्स सम मटेरियल्स। क्या होता है, सिक्रीट्स मटेरियल लाइक म्यूसिलेज, रेजिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को भी वो सिक्रीट करता है। ये अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भूल भी जाओ, लेकिन ये दो तो याद ही होने चाहिए, ठीक है। तो पैरेन्काइमा पेरेंट्स
पेरेंट्स में मम्मी का काम क्या होता है, खाना बनाना, तो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। पापा का काम होता है चीज़ों को स्टोर करना, फूड स्टोरेज। प्लस हम अपनी बातों को मम्मी और पापा से, अपने सीक्रेट्स को शेयर करते हैं, तो सिक्रेटरी मटेरियल लाइक म्यूसिलेज, रेजिन एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें तो इसके फंक्शंस को आप ऐसे याद रखो। सबसे पहला, यहाँ पर ये एक्चुअली में क्या होता है, एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, मैकेनिकल टिश्यू होता है। ठीक है, ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। तो इसका जो पहला फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट ऑफ प्लांट ऑर्गन, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। ठीक है, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उसको एक स्ट्रेंथ देना और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये क्या होता है, कोलेनकाइमा का काम होता है। दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में करता है, बेंडिंग। ठीक है, मतलब ये लाइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही मेन फंक्शन है इसका। ये तो है, लेकिन ये फंक्शन जो होता है ना, ये स्ट्रेंथ और ये काम ये भी करेगा, स्क्लेरेनकाइमा भी, लेकिन इसकी जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग या स्वेविंग। मतलब क्या होता है, देखो जैसे आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मान लो एक तो थोड़ा सा बड़ा प्लांट है और उसकी जो टहनी है वो इतनी पतली सी है। ठीक है, अब जैसे ही हवा चलती है तो वो क्या होता है, इस तरीके से उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि जब हवा चली तो ये नीचे आया तो फिर टूट के गिर गया, नहीं, इसमें एक क्या होती है, लचीलापन होता है। वो लचीलापन किसकी वजह से होता है, कोलेनकाइमा की वजह से होता है। अगर कोलेनकाइमा नहीं होगा तो उसके अंदर जो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना वो नहीं आ पाएगी, मतलब उसमें जो लचीलापन है वो नहीं आ पाएगा। अब देखो इसके लोकेशंस की बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। लोकेशन हम इसको आगे देखेंगे। अब इसमें एक चीज़ समझना, इसको बोलते हैं डेड मैकेनिकल टिश्यू। मतलब क्या है, इसको बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, इसको बोलते हैं डेड मैकेनिकल टिश्यू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सा मैकेनिकल टिश्यू का एग्जाम्पल है और आपको दोनों ऑप्शन दे, तो पहला प्रेफरेंस आपका किस पे जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा पे ही जाएगा, क्योंकि मेन जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है ना वो कौन देता है, स्क्लेरेनकाइमा देता है, इसके बाद ये देगा। ठीक है, तो इसका पोजीशन स्ट्रेंथ के मामले में, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के मामले में कौन सा नंबर है, दूसरा, ये पहले नंबर पे है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डेड मैकेनिकल टिश्यू, या इसको हम मेन मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है मेन मैकेनिकल टिश्यू। अब देखो अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये तो हर जगह पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है, फाउंड इन एवरीवेयर, फाउंड इन एवरीवेयर। ये ऐसा नहीं होता। मैंने क्या बताया कि जो कोलेनकाइमा होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देना। मतलब जो लचीलापन है लकड़ी में वो किसकी वजह से होता है, इसी कोलेनकाइमा की वजह से। आपने कभी नोटिस किया होगा कुछ लकड़ी को ऐसे तोड़ो टूट जाता है, कुछ को तोड़ते रहो वो बिल्कुल इस तरीके से कर डालो वो नहीं टूटता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोलेनकाइमा जो है वो अच्छी मात्रा में जो उसको क्या दे रही है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अगर मैं पूछूं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा तो आप क्या बता सकते हो। सबसे पहला देखो, पहले मैं लिख देती हूँ, पहला होता है हर्बेशियस डाइकॉट स्टेम। दूसरा जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की जो डंठल होती है, ये स्टॉक जो होता है, क्योंकि देखो जब भाई पेड़ जब हिलता है पत्तियां भी तो हिलती हैं। अगर वो एकदम स्ट्रिक्ट रहेंगी, उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा रहेगा तो वो तो टूट जाएंगे। ऐसे हवा आया नीचे की तरफ गया और फिर ऊपर ही नहीं आएगा, मतलब वो टूट जाएगा। तो वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत लचीला होता है वो, तो वहाँ भी क्लोरेनकाइमा होता है। तो
लीफ स्टॉक एंड जो पत्तियाँ होती हैं ये, इसको बोलते हैं मार्जिन। ये पूरा का पूरा यहाँ पे भी क्या होता है, तभी तो ये पत्तियाँ टूटती नहीं है, फटती नहीं है, हवा चलती है फिर भी। तो कहाँ होता है, मार्जिन ऑफ लीफ लैमिना, ठीक है। जो लीफ लैमिना होती है उसके मार्जिन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, सबसे पहले एक चीज़ समझना, क्या ये मोनोकॉट्स में होगा? भाई मोनोकॉट्स तो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे ग्रास में हवा चलने से टूटने का कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पे कभी भी कोलेनकाइमा की ज़रूरत नहीं है। तो जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें कोलेनकाइमा एब्सेंट हो जाएगा। दूसरा, क्या ये रूट में होगा? नहीं, क्योंकि रूट तो अंदर की तरफ है ना, उसको कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उसको भी नहीं चाहिए, तो वहाँ भी एब्सेंट होगा। ये लॉजिक है। अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि हर्बेशियस डाइकॉट स्टेम में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो थोड़े बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और उसको क्या होता है, मूवमेंट चाहिए। भाई वो पेड़ इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो इसलिए उनमें क्या होनी चाहिए, कोलेनकाइमा अच्छा खासा होना चाहिए ताकि उसमें एक लचीलापन रहे। दूसरा होता है जो लीफ की स्टॉक होती है, आपने देखा होगा, और जो लीफ की पूरी की पूरी मार्जिन्स होती हैं उसमें भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो ये बड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हार्डनेस चाहिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका स्क्लेरेनकाइमा होता है। अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो आप एक कोकोनट देख सकते हो। कोकोनट तो देखा है ना, उसमें जो हार्डनेस होती है वो इस स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होती है। या फिर आप नाशपाती या अमरूद देखते हो, जब वो कच्चा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत हार्डनेस होती है। कच्चा जब होता है तब, जब वो पक जाएगा तब नहीं। तो ये आपका पूरा हो गया क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम, फ्लोएम और उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, और आप इस चीज़ को पढ़ते रहिएगा।